वो बिहार जहाँ पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता। अब खान सर का ब्याह हो गया है, क्या वो अपने हेयर स्टाइल चेंज करेंगे? क्या वो भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे? मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मिली थी, वो कह रही थी तुम जब क्लास 5 में पढ़ता था तो ऐसे ही बाल झाड़ता था। हाँ, ये मतलब ये ललुआ वाला बाल है। हम हस्बैंड है कि उनके प्रयोगशाला हैं। आप इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो पर जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे खान सर की पत्नी है। लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे। नया ब्याह शादी रहेगा, आप ज्यादा थोड़ी ना खपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। लोग यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब पीटना चालू करते हैं, निर्जीव समझ के पीटते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। हमारा कहना है ना कमाएम ना कमाए देम। अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश ये सबसे बड़ा झूठ चीज है। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, लिचड़ई टाइप का है। चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमरा से पैसा मांगेगा, हमरा से तरतड़ा दिया उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है हम क्या कर पाएंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है? हुंडा फंसा ठीक किया हुंडई कियो मार दो, बाद में देखा जाएगा। बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था। इस देश में जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक जेएनयू है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए। आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना इनोवेशन आप दे रहे हो, आप क्यों लोग आगे नहीं आते? संसद में क्यों नहीं जाते आप जैसे लोग? भारत की मीडिया कैसे देखते हैं? हम देखबे नहीं करते। तो हम तो कई ठोको तो 20 कन्या बोलते हैं। विश्व पुरुष से क्या दिक्कत नहीं आपको? हाँ, विश्व पुरुष है, चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सभी सब। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं थी पहले वहाँ पे? अरे नहीं, वहाँ पे इतना दिन खराब हुआ है, रहती तो हम जिंदा रहते हैं। हम जो यूपी बिहार के लोग तो और हम क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं? सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, भोजपुरा में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है, टाली पे चढ़ के नाचा है सब। आज इन को 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा सब। फेलियर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? हम लोग तो कई टाइम समझ में आते डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ बात बताइए। डरा रहे हैं हमको आप। ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश में इस शेरनी के दूध को जो सबसे अच्छे तरीके से आम लोगों को पिला रहे हैं वो खान सर आज हमारे पास। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया, सब मजे में। शादी के बाद क्या फर्क लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? लड़का लोग बहुत एकदम से कहा कि ब्याह के बाद सीधे आपके पास लॉन्च हो रहे हैं सर। अब हमको लगता है कि जिसका जिसका पुराना ब्याह हुआ है 15-20 साल पुराना, सब यही पूछ रहा है। हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में है कि बवाल कब हो। तो अभी तो कोई बवाल ववाल नहीं है, तो आदमी पठन पाठन में ही व्यस्त है। अभी बच्चों सबका प्रोग्राम बचा हुआ है, मेन तो बचवे हैं सब हम लोग के। अब चूंकि उनकी संख्या इतना ज़्यादा है कि उनका मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, वरना तो पहले बचवे सबको करना था। लेकिन वही बात हो जाती है कि आप 10,000 का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 1 लाख का संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो पर जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे खान सर की पत्नी है। परेशान हो गए हैं हम लोग यहाँ। तो एक आध तो मतलब किसी का, जैसे किसी यहाँ रिलेशन में गए हैं तो पार्टी फंक्शन हुआ तो कोई कहा कि सर एक फ़ोटो बगल में, वो कहीं बेचारा फेसबुक पे अपलोड किया होगा, वहाँ से चिपका दिया, यही है लग रहा है, यही है। अजीब अजीब हाल हो गया यहाँ। तो जैसे हम लोग तो अभ्यस्त हैं एक कि भैया ये तो होते रहता है यहाँ पे,
अब मैडम पूछते हैं कि ये लोग कौन है, हमको भी नहीं पता कौन है लोग। एक हफ्ते में मैडम पूछना शुरू कर दी। ऑब्वियस बंदा, इतना न्यूज चल गया कि खुद हम लोग परेशान हो गए हैं। एक आध तो पे तो हम लोगों ने AI का यूज करके अब थोड़ा सा मन बढ़ई चालू कर दिए हैं, तो एक आध पे तो FIR भी लॉन्च करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी कहते हैं जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये हम लोग ना पता नहीं कैसे पेपरवा लीक कर देता है सब, कि सबको कहे कि छपवा देते हैं हम ही, लेकिन भी रह के क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में कम से कम ट्रेनिंग तो दे देते हैं गधों की, कैसे पेपर छपता है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। बट ये ऐसा कैसे रहा कि कोनो नौकर, कोनो रिश्तेदार, कोनो चौकीदार, कोनो दोस्त यार, एक को आदमी रिलीज नहीं किया? मतलब कई बार होता है ना कि अंदर वाला धीरे छोड़ देता कि ये भैया सर का ब्याह हो गया है। तो वही तो एक वो चीज़ है यहाँ पे। कैसे ले, महीना 1.5 महीना हम लोग महीना बाद बताए थे कि ये ऐसा हो गया। ये तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अलग अपना अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। वो एक्चुअल में हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, वरना किसी को ये थोड़ी पता था कि अचानक आके पहलगाम में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। ना आपको पता था ना हमको। हम लोग तो खुशियां मना रहे थे कि ट्रम्पा मारा है चाइना पे टैरिफ, अब चाइना का कमर टूट जाएगा, आईफोन हमारे यहाँ बनेगा। चाइना ने एगो फोन किए घुमाया पाकिस्तान में, कहा गोली मारो, ऐसा मुद्दा पे मारो कि पूरे भारत में बवाल हो जाएगा, और वही हुआ ही। तो हमारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चीज़ों का, तो उसी बीच में चीज़ें लाइनअप थी। अब चीज़ों को अचानक से पलटना, ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है, हाँ। तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए अपने? तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप न बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहाँ पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो वो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्राइवेसी था क्यों? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज क्या, क्योंकि आप सोशल ही में, आप सोशल आदमी हैं। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता है आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन की बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए, हम लोग एक साधारण ढंग से मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग ने उसको भी काउंट किया था, उन सब लोग को मिला के सब चीज़ों के लिए। तो मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाएं किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी के यहाँ, कि अब हमको खियाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खियाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है। सही बात है। इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इसमें कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए। रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट को बढ़िया से इज्जत करेंगे। दूसरे के दरवाजे पे क्या धमक जाए हम। अच्छा, रिसेप्शन जो हुआ था, हाँ, वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि वो कैमरे पे था, हाँ, और बहुत सारा तस्वीर आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था रिसेप्शन पे? हमको क्योंकि 2-3 हमारे मन में, हम फोटो, क्योंकि हम तो आ नहीं पाए थे तो हम फोटो देख रहे थे, तो हमको 3-4 मोमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। हम आएंगे, लेकिन हम आपका मोमेंट जानना चाह रहे हैं कि टॉप 3 मोमेंट क्या था आपका? जो वहाँ बैठा रहता उसको तो समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हम तो मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं ऐसे ही कपड़ों पे तो हम थे, हमारे लिए तो कोई नया चीज़ वहाँ था नहीं। सूट वगैरह तो आदमी नॉर्मल पहन लेता है। लड़कियों के लिए दिक्कत होता है, एक तो बड़ा है अलग टाइप का ड्रेस पहन के, और हमें तो, हम पढ़ाने वाले टीचर, हमको तो 10 घंटा कोई खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये था कि खड़ा होके रखना, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खड़े होके इज्जत करेंगे, उनको आप बुलाए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब है कि आप 5 घंटा से खड़े हैं कि नहीं यहाँ पे। तो हमको ये था कि ये खड़ी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उतने देर तक। शक्ति परीक्षण हो रहा था। हाँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था एक तरह का। लेकिन बाप रे बाप, उतना जितना देर हम खड़े रहे थे उतना देर तक उनको भी सबके साथ हाँ नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो जैसे हैं उसी हिसाब से। तो 3 मोमेंट का हम जिक्र करते हैं, हम बताओ, हमको आप बताना। पहला मोमेंट जो था वो तेजस्वी जी वाला था। हाँ, क्या हुआ था तेजस्वी के साथ? वो एक्चुअल में उनके यहाँ भी संतान जन्म लिए, तो उनके लिए भी बड़ा हेक्टिक था किसी के लिए यहाँ पे, और वो भी कोलकाता में थे। तो वो आपके हिडन शादी के हीरो थे। हाँ, मतलब उन्होंने भी ऐसे ही किए थे, तो हमने भी किए थे कि भाई आप भी ऐसे किए। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत
कहीं हमको भी एक चीज लगता है कि किसी के लड़की के घर अगर हम लोग जा रहे हैं लोग, तो उसके आप कितना उस पर बर्डन डाल सकते हैं लोग, ठीक तो इसलिए चुपचाप हम लोग शादी कर दिया और वो बड़ा वायरल हो गया। हाँ, सबसे अच्छा मोमेंट हमको नीतू मैडम का लगा। नीतू मैडम आई, कहीं तुम सब जो ना देखो देखो ऐसे उठाई, ऐसे देखी ताकि फिर कहीं बढ़िया है, ये वो काफी चला। मैडम कहीं कि हम बड़ी दीदी वाला रोल निभा लिए। तो नीतू मैम ने जो किए वो हमारे गांव की परंपरा है। अब जैसे गांव में क्या होता है कि आप भी देखिएगा कि जो औरतें होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है। हमको इसमें नया क्यों लग रहा है, हमें नहीं सही, ये गांव का कल्चर, हम लोग के बिहार का यही कल्चर है कि आप जब देखते हैं तो नेग के रूप में मुंह दिखाई देना होता है। हाँ, तो अब तो ये नीतू मैम ने वही किया, मुंह दिखाई के रूप में नेग में दी यहाँ पे। तो वो गांव से जुड़ी हुई हैं, अभी भी अपने गांव को नहीं भूली हैं, भले वो दिल्ली से हैं, लंबे समय से हैं। हम भी पटना शहर में आ गए, लेकिन हैं तो हम वो गांव के यहाँ पे, हम काहे बिहार की संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा, आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो जो भसुर होते हैं लोग, मतलब जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, उनको उनके सामने औरतें नहीं जाती हैं। आज भी जेठ बोलते हैं वहाँ पे, उनके यहाँ नहीं जाते हैं, या फिर अगर हैं भी तो थोड़ा सा मतलब पर्दा वो करते हैं। हम अभी भी है, सब अभी भी है गांव में। तो गांव की यही संस्कृति है। अब शहर वाले हम लोग को अलग संस्कृति है भाई, शहर वालों की अलग है, गांव वालों की अलग है। तो हम लोग तो गांव की परंपरा से हैं, तो एक उसके वजह से। दूसरा ये था कि उनका अपना डिसीजन था। हम बोले थे कि आप इतने देर तक खड़ी हो जाएंगी, तो उनका कहना है कि दुल्हन तब लगेंगे कैसे। तो मतलब वो तो लगता है ना, यहाँ पे कहीं हम डेली थोड़ी ना घूंघट करते हैं, या फिर ऑफिस में थोड़ी ना ये लगा के जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है। हमको लगता है इससे अभी खून पी लिए होंगे लड़के आपका। क्या चीज? सोशल मीडिया पर कि मैडम झुकाई। हालांकि हमको पता है रीजन, आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि वो जो घूंघट हल्का सा था, वो कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे उस पे। घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था। उनका वो कि हमारा हर लड़की का, अब ज्यादा आप नया ब्याह शादी रहेगा, अब ज्यादा थोड़ी ना खोपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट दिन रहेगी, उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप। सही बात है, हमारे अब उनका शौक है तो हम ठीक है, ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा अवसर, उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे और बहुत सारा देश में लड़का लोग था, वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे, फिर एक परी आई, हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन त्यौहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए। हम नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, हम उनमें मैनेजमेंट में बिजी हैं यहाँ पे। वही अगर कच होता तो वही हम भी आके बोलते, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि कच वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लॉन्डो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, दो आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज और भी देखा, आप बड़ा बात लव रिलेशनशिप पे आप बड़ा बात करते थे। तो ये भी हमारे मन में कई बार सवाल आता कि खान सर शिक्षक हैं, ज्ञानी है, समझ में आता है, लेकिन प्रेम का इतना ज्ञान कैसे है? हम अपने फ्रेंड सर्किल में ना बड़ा बाद में शादी की है। ज़्यादातर फ्रेंड्स वाले सब कोई 2014 में 15-16 मैंने 8-10 साल पहले ब्याह कर लिया सब। जो उनमें मार होता है ना, हम ही समझाने जाते थे मतलब जब भी डिस्प्यूट होता था तो समझाने जाते थे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो हमको समझ में आता था। जब पंचायती कर लेते हैं ना तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है। तो पंचायती में हम बैठ के ये चीज़ समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था। गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं, और लोग अपना देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लॉन्डे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए तो उसमें क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी के ज्ञान में बहुत जरूरी होता है। तो क्या देखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज, कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ, पहाड़ पे ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता है हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं। माँ बात करने में ये वो, क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाएं, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख, सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ, आप लोग जाएंगे ना, सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं?
क्योंकि हम लोग जो अपने गांव देहात में देखे हैं, मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार के हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से, मेंटेलिटी मैच हो गया टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी, क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। आपको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, लोग बता दे। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। बच्चों की बहुत दुआ थी मम्मी का, मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो, मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगे तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को एक छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। बस अगले दिन खाना खाता हूं। ये नहीं कटेगा और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए हैं ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी करे, ये क्लिप पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझ में आने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीज़ों के लिए। बच्चों को समझाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया ने कामयाबी देखी है, पाँव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी ये है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था, या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए, पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। मतलब हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज हम सच बता रहे हैं, दिल टूट जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा है। सही बात। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में, हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुँह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो, हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास, बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता तो हथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दावार मोड़ लेते हैं सब। यहाँ पे सुबह का नाश्ता नहीं बनाए, मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में। हम उनका मुँह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग टीचर लोग पढ़ाते थे ऐसा की लगता था डर लगेगा, हम अरे बाप रे अब का बोल देंगे, अब का बोल देंगे, मुंडिया नीचे रखते थे कहीं हमसे मत पूछते हैं ऐसे। अरे बाप, हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे लोग। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था, तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो ढेर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे को टाइम खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जब बताते थे ना, तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने आपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लड़कन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए हम एनडीए में, तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ है तो हम कहें कि ना ये नहीं होगा। लोग हमें भले कहें कि इनकी भाषा गंवारों वाली है, इनकी भाषा गाँव की है, ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई इस सीधे धाएँ तो खोपड़िए में बुझा जाता है, हमको एकदम सीधे डायरेक्टे समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या जरूरत है। हम खुद से कहते हैं अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको। यहाँ पे कैसे छूट जाएंगे? यहाँ पर अंतिम बेंच का बच्चा नहीं कह सकता सर हमको समझ में नहीं आया। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपका पहली बार मैं इजराइल पैलेस्टीन पे आपने एक वीडियो बनाया था,
और मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू लगता था वो कि यार बड़ा है। और मैं आधा घंटा सुना आपको, मेरे को ऐसे रट गया, मैंने कहा यार कोई बुलाओ मैं समझा दूंगा, नक्शा बता दूं कहाँ कहाँ है। तो मुझको ये एहसास हुआ कि अगर इतनी आसानी समझ में आ रहा है तो फिर दम है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी सर आपकी? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर, पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े, क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए, यहाँ पर पढ़ाने आए, थोड़ा सा कुछ तो बताइए। हम लोग का ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ने लिखने में कैसे थे बचपन में आप? ठीक ठाक नहीं थे। 40 लड़कन के स्कूल में 37 नंबर पे आते थे हम। काहे के लिए मास्टर लोग ऐसा पढ़ाता था, लेकिन मत पूछिए। यहाँ पे हमको डरे 5 क्लास 5-6 का जो टॉपिक होगा ना, वो भी हमको एक दूगो याद है अभी तक। डरे मास्टर लोग के पिटैला के डरे याद कर लिए, तो बुझे भी नहीं कि क्या पढ़े हम आप। और सबसे बड़ा खराबी क्या था कि हमारे घर वाले लोग, बाबू अच्छा करेगा अंग्रेजी मीडियम में स्कूल एडमिशन करा दिया। हमें कुछ बुझाइए नहीं रहता, खाली पानी पीने का बुझाता था। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं आई कमिंग सर, ये कुछ बुझेबे किया। अब समझ में नहीं, हाँ बस थोड़ा बहुत ये एटिकेट्स वगैरह था। तो क्लास जब 8 में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को ये था, 2-4 दोस्त थे तो कि भाई भोजपुरी में बोलते थे किंग एंड कमाई जाई, कौन काम कर लिए तो जल्दी धाए दे नौकरी लग जाई हमनी के। तो हम लोग को समझ में आया कि एगो डिप्लोमा बड़ी बढ़िया चीज़ होता है, 10 के बाद डिप्लोमा कर दीजिएगा, धाए दे नौकरी हो जाता है। तो हम लोग को नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है। हम लोग को लगता है कि कोई एक आध महीना का कोई चीज़ होगा, एग्जाम निकाल देंगे, धाए से नौकरी लग जाएगा। तो ये दिमाग में बैठ गया था कि हम लोग को डिप्लोमा करना है। चुपे चुपे कहते थे सबको नहीं बताना है, हम लोग डिप्लोमा करके निकल देंगे, सब नहीं बताना है। धीरे धीरे पता चला कि जब पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा बोलता है, इंजीनियर का छोट इंजीनियर होता है। तो फिर पता चला कि डिप्लोमा बड़ी चर्चा अब बाद में पता चला कि अरे बाप हो बापी, तो इसमें भी पढ़ना है। तो फौज वाला सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो एनडीए में सोचे तो लोग निकलेंगे लोग यहाँ एनडीए में। तो उसके साथ जब नहीं हुआ तब क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं कर सकता था। तो ये थोड़ा सा नहीं सिलेक्शन, जब आप छट जाते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जो एज होता है ना, उस एज में बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ये सीख लिए, वेल्डिंग जेसीबी, और 2-4 काम हम लोग प्लान बनाए थे कि भैया हम लोग ना एगो काम ना सीखल जाई, ये खरमास और लगन मौसम में हो ना बेरोजगार हो जाइए, घर के बड़ा दिक्कत हो जाइए, 2-2 काम सीखल जाई। तो सब अपना अपना सीख गया। कोई हमारे साथ में था, वो कॉफ़ी बनाना सीखा कि देखा हमने कि ठंडी में कॉफ़ी बेचल जाए, तो जूस बेचिए गर्मी में। तो एक के दुकानिया रही। परिवार कैसा था आपका, मतलब मध्यम वर्गीय गरीब परिवार? बहुत, मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन एक कमरे में ज्वाइंट मैं भी कहीं सुन रहा, कोई एक वीडियो सुन रहा था मैं, ओशो भाई आए थे, वो कहे पहले ज्वाइंट फैमिली इसलिए थी कि लोग गरीब रहते थे, छोटा घर था, उसको बांटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए लोग ज्वाइंट थे। अभी वो पैसा कमाने लगे, सब सेटल हो गए अलग अलग। अभी वो दादा वाला घर बटा नहीं है। एक और कमरा है सबका, परिवार चाचा जी का एक कमरा, हम लोग का एक कमरा, एक कमरे में सब लोग यहाँ पे। कि मतलब सारे परिवार के। दिक्कत कब होता था पता है, त्योहार और कभी कोई की रिश्तेदार को रुक मत जाए, भैया आप दिन भर मिलो और चले जाओ, रुक गए तो बहुत कहाँ सोएंगे, कहाँ एक्स्ट्रा है। तो यही सब दिक्कत। ससुरा ऊपर सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे। तो बड़ी हम ऐसे तो गांव में ऊपर एक तल्ला घरे होता है, मतलब ऊपर एक बार चौराहा हो जाता है, लगता है गोलंबर पे बैठल है हम। गांव का घर के छत पे गद्दा बिछाओ, बढ़िया सो जाओ। तो इसी सब में थे हम लोग। उसके बाद से धीरे धीरे फिर पठन पाठन में हम लोग नहीं थे यहाँ पे। तो मेरा एक मित्र था, हेमंत नाम था उसका, वो पढ़ाता था कहीं, तो हमसे सीनियर था। जब हम लोग एनडीए कर रहे थे तो सीडीएस कर रहा था। एनडीए इंटर पे होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन पे होता है। तो जहाँ पढ़ाता तो इंग्लिश पढ़ाता था, तो अपना वो भी इंग्लिश बस इसीलिए पढ़ाता था कि मतलब कुछ रहने खाने का पैसा निकल सके स्टूडेंट लाइफ में। तो वो जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर जीएस का टीचर भाग गया। अब पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, भाग गया। तो पता चला काहे भाग गया, तो भैया एक बहुत अच्छे वहाँ जीएस के टीचर थे, उनका नौकरी लग गया तो वो चले गए, उसके जगह ये आया तो ये भाग गए। बहुत झमेला हुआ। तो वही हमको कहा कि भाई चलना, तनी मनी पढ़ा दोगे तो हो जाएगा। तो गए वहाँ पे, तो 6 गो लड़के बचल थे सब, क्योंकि हर 2 दिन पे एक टीचर आता था वहाँ, भाग गए और बच्चे सब उसको भगा देते थे। तो अच्छी खासी थी, वो 6 बचे थे सब वहाँ पे। तो फिर उसी में धीरे धीरे पढ़ाने गए। तो पहले दिन पढ़ाने गए तो 6 बच्चे से मजाक बनाने लगे। तो हम आज भी पढ़ाने जाते हैं तो ये नहीं देखने जाते हैं, बस गुड मॉर्निंग चालू हो जाते हैं हम यहाँ। उसके बाद हम सबको अच्छा लगा, तो 6 के जगह 10, 15, 20, 50 ऐसे एक हफ्ते के अंदर। आज से 10-12 साल पहले की, आज से 10-12 साल हो गया। तो फिर उसके बाद पढ़ाने लगे हम लोग धीरे धीरे। अब बच्चे बढ़ गए, तो जो नयका लड़का आता था सब ना, वो देख के भड़क जाता था सब हमको। हम दाढ़ी उड़ी बनाए रहते थे एकदम, और एज मेरी उस समय थी नहीं, 18-19 के एज से हम लोग मतलब अच्छा खासा पढ़ाना उसी समय, बहुत पहले से। हमको लगता है कि हम ग्रेजुएशन में थे तभी से पढ़ा रहे थे।
अब ग्रेजुएशन में ना उतना दाढ़ी मोछ नहीं आया रहता बढ़िया से, और आदमी लगता नहीं है कि मास्टर है। ग्रेजुएशन में आदमी ऐसा नहीं लगता कि मास्टर। हाँ, मतलब नया लौंडा लग रहा है। हाँ, अब लड़कों सबको देखते थे तो मास्टर जी की छवि अलग होती थी। तो पहले क्या होता, नया बैच होता था ना, तो हम पहले नहीं जाते थे, सारे बच्चे बैठ जाते थे, तब जाते थे यहाँ पे, तुरंत पढ़ाना चालू। हम सोचते थे कि ना पहले इनसे नहीं पूछेंगे कुछ, पहले एगो टॉपिक पढ़ा देंगे तो पूछ भी नहीं करेगा सब कि कैसन है कैसन नहीं तो जहाँ ऐसे पूछ दिए कि कैसे हो तो ये सब हल्ला करने लगेगा सब। तो फिर एक और सर थे मानस सर, अभी वो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो कहें कि दाढ़ी उड़ी रख लीजिए तो बड़ लगेंगे। दाढ़ी उड़ी रख लिया आदमी, हम समझ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा खप गया आदमी उसमें, और फिर उसके बाद पढ़ाने लगे। तो कोचिंग वाले को डर हो गया कि अगर ये टीचर भाग गया तो इसके पीछे सब लड़का भाग जाएंगे सब। तो उसने कहा सर आप पूरा नाम मत बताइएगा। हम क्या भैया, हमको क्या ज़रूरत है बताने का। तो उसने कहा कि आप खान सर, हम बस आपका शॉर्टकट नाम। हम कहा ठीक है, हम पूरा नाम नहीं बताएंगे, खान सर ही बता देंगे। और उसके बाद खान सर हो गया यहाँ पे। वो कोचिंग वाला बड़ी मन बड़ था। यहीं से अमर अकबर एंथोनी की शुरुआत हुई थी। हाँ, वहीं से हो गया। जिसके बाद आप आज तक कैरी कर रहे हैं। हाँ, कि भाई आप खाली खान सर। उसके बाद कोचिंग वाला बड़ी मन बड़ था, लेकिन सबसे फीस लेता था ज्यादा, हमको आखड़ जाता था, हमसे कहता था कम में पढ़ाइए जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर जल्दी खत्म होने के चक्कर में उड़ा नहीं ना दे टॉपिक उनसों का, बढ़िया पढ़ाएंगे तो समय लगता है। तो कहता नहीं जल्दी खत्म कीजिए, नया बच्चा आएगा, पैसा आएगा। हमारा दिमाग खराब होते होते एकदम दिक्कत हो गया यहाँ पे। फिर उसको छोड़ दिए कोचिंग, फिर दूसरी जगह गए। वो भी शुरू में ठीक ठाक था। इसे पटना में था, कहीं और चला था? पटने में इधर उधर था बहुत। तो फिर वहाँ से भी शुरू में कुछ बच्चे लोग ईमानदारी का बोलते थे कि हम फीस कम लेंगे, ये करेंगे। फिर जब बचवा भर जाते थे सब, वो भी वही नौटंकी कर देता था। तो धीरे धीरे लास्टली अपना ही खोल दिए। तो यानी खान सर की शुरुआत यहाँ से हुई, और ये नाम की कहानी भी यहीं क्लियर हो गई कि भैया किस वजह से वो जीवन भर खान सर। अरे वो बहुत, उस पर भी सीबीआई वाला मंथन चलता था। एक कटप्पा ने बाहुबली काहे मारा और एक खान सर, तो इसे कहानी खत्म हो गई। आपने जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या सोच रहे हो कि आपके पढ़ाने का आपका मन नहीं था? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है और क्या किया है? हम बीएससी किए हुए हैं, नॉर्मल स्कूल से किए हैं, ऐसा कोई बहुत बड़का वीआईपी नहीं, नॉर्मल है ग्रेजुएशन बीएससी। जैसे आप यूपीएससी पढ़ाई करते हो, यूपीएससी पढ़ाई अच्छी खासी वो होती है एकदम, लोग कहते हैं कि टफेस्ट एग्जाम है। तो फिर आपने इतना पढ़ाई कैसे किया बीच में, या आपने पढ़ा फिर बैठ के सारा? हाँ, पढ़ते, इंटरेस्ट आते रहता है तो आदमी पढ़ते रहता है। क्योंकि आपको पढ़ाने का मन था नहीं। हाँ, बीएससी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन की, लेकिन आपका पढ़ा लड़का अब देश दुनिया बड़ा बड़ा नौकरी कर रहा है। हाँ, तो ये हमको ये समझ नहीं आ रहा कि टीचर रणजी खेला, लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है। तो शिक्षक और सड़क अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमको लगा बीएससी में बहुत, पहले हम लोग को ना साइंस वाले ना अलग घमंड में रहते हैं। हाँ पता, हम साइंस वाले हम साइंस वाले हैं। तो हम लोग कॉलेज में ना घमंड में रहते थे। हम लोग को लगता था साइंस ग्रेजुएशन खत्म होते नौकरी अपने पास आएगी। कुछ पूछ भी नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद, तो हम कहे अब एमए करेंगे। तो बीएससी के बाद फिर एमए किए। बढ़िया। पहले लोग करते ही थे, बीएससी करे, एमएससी करे, एमए कर ले। हाँ, वही उसका उसी में पठन चलते गया, इधर पढ़ाने लगे। अब इसी में पढ़ाते पढ़ाते आदमी इतना लग गया यहाँ पे, फिर हम पढ़ाने लगे। उसके बाद से फिर हम लड़ाई लड़े बच्चों के लिए कि भैया पूरी इंडिया में फीस कम होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे वहाँ पे पटना में भी सबसे बड़ी कोचिंग होती। कोरोना से पहले भी उतना बड़ा कोचिंग कहीं नहीं था। बट ये था कि हम टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हैं। हम आज भी फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम तो हमारा पतो ना है। वो हमारे नाम पे भले चल रहा होगा कोनो, हमको नहीं आता। कुछ नहीं, सब खाली अंग्रेजी का अल्फाबेट है, XYZ बस, वो सब हमको कुछ नहीं आता है। व्हाट्सएप पे लिख के ढकेल दो, चल गया। सबसे सिंपल लगता है, जो चीज लिखना है ढकेल दो, चाहे कुछ दाब के बोल दो, चल गया वहाँ पे। यूट्यूब वगैरह में क्या है कि मैं कैमरा ऑन किया, जय हिंद, पढ़ाना हुआ, चल दिए, पढ़ा के। तो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं थे, तो इसलिए नहीं था। लॉकडाउन लगा तो फिर मजबूरी में क्लास पढ़ाना पड़ा, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। और ऑनलाइन में तो लिमिटे नहीं है, देखते पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा, बच्चा बूढ़ा सब पढ़ने लगा। तो ये आपको कब रियलाइज हुआ कि खान सर जो है वो ट्रेंड का विषय बन गए? अब कोविड में ही धीरे धीरे जब चीजें होती है ना तो पता नहीं चलता है। बट फिर भी होता नहीं, जैसे मैं यूपी में बैठा हूँ, मेरी मम्मी यूपी में बैठी है। अब मेरी मम्मी बिहार कभी नहीं गई, लेकिन वो खान सर का सब सुनी है। मतलब शादी ब्याह से लेकर जितना लड़का बच्चा, वो आज हमको बता रही थी कि खान सर कहे कि बच्चा लोग को हम पार्टी देंगे, लड़की लोग को अलग, लड़का लोग को अलग। फिर लड़का लोग पूछे, वो हमको बता रही थी, लड़का लोग पूछे मैडम आएंगी, वो कहे नहीं, वो अपना
ऑफिस पढ़ाने आती है तो कोई बच्चा लोग कहा कि 5 बजे बाद बुलाइएगा, तब हमके बाप रे रिसर्च हमको करना है, इन्फॉर्मेशन इनको पता है। तो ये इंटरनेट कैसे, मतलब कब आपको लगा कि यार इंटरनेट ने मेरे क्रांति कर दी? एक होता है ना कि रियलाइज होता है कि आप लोग पहचान रहे हैं, यूपी में भी जाने लगे, देश में जाने लगे, कब आपको एहसास होना कि ये कुछ मैजिकल हो चुका है अब? हाँ 2-4 साल, जैसे 2022-23 के बाद, क्योंकि ना जब आदमी बाहर निकलने लगा धीरे धीरे पहचानने लगे लोग, तो समझ में आता है। और शिक्षक को ना पहले से हम लोग को ना भीड़ का आदत है, डेली 50-60 हज़ार आदमी को पढ़ाते ना जी, मतलब लग जाता है कि हाँ ये तो पढ़ने आते ही हैं। तो धीरे धीरे ऐसा कोई खास रियलाइज नहीं, मतलब लेकिन हाँ ये है कि जब से ऑनलाइन चीज़ें जो होती हैं उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई लिमिट ही नहीं है। कोयम्बटूर में गए थे, वहाँ पे इनके सदगुरु जी के आश्रम में, वो 2-4 तो पहचान गए। हम कह रहे भैया यहाँ हम तो शांति से आए हैं, यहाँ चुपचाप। वो बड़ा विशाल वहाँ शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ बैठ के हम भी आराम से बैठल थे। यहाँ 2-4 तो पहचान के, वहाँ अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, बड़ा हम शांति से थे, हमको बड़ा अच्छा जगह लगा। किसी के पास मोबाइल ही नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल कितना बड़ा बीमारी है? आजकल के यंग बच्चे मोबाइले में परेशान हो गया सब पूरा। इसका जितना यूज नहीं कर रहा है उससे ज्यादा उसका मिसयूज कर रहा है, अपना टाइम एंटरटेनमेंट में खत्म कर रहा है। बड़ा बूढ़ा भी सर, सब लोग, सब लत लग गई है इस चीजों की। वो आपका एल्गोरिथम सेट है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। हमारे पिताजी हमको जब हमारा 1 पॉइंट बढ़ता है घटता है, हमको भेज देते हैं, आज तुम्हारा 11.8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। हमने कहा महाराज क्या चल रहा है? बचपन में बच्चों को टोकते थे कि मोबाइल मत चलाओ। हमको लगता है जितने बड़े बूढ़े हैं उनको लौटे टोकते। ये ब्लेसिंग है या ये खराब आदत हो गई कि हम लोग? खराब आदत हो गई बच्चों के अंदर। यहाँ पे मतलब 4 बजे तक तो उसको मैसेज आ जाता है, यू हैव यूज्ड 90% ऑफ योर डेली लिमिट डाटा। क्या पढ़ेगा? तो कोचिंग सेंटर में अलाउड है मोबाइल आपके? उसको फुर्सत कहाँ मिलेगा कोचिंग सेंटर में? टीचर सामने आ गया, वो पढ़ा रहे हैं। अब अगर ऑफलाइन बैठा हुआ है तो वो तो चला कैसे पाएगा? वो तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबका मुँह सामने रहेगा, उसका नीचे रहेगा, आदमी थूर देगा उसको, वो पकड़ा ना जाएगा उसमें। भीड़ में पकड़ना बड़ा इजी होता है, खास करके क्लासरूम में सबका मुंडी एक जैसा रहेगा, कोई गड़बड़ किया तो जरूर हिल डुल करेगा, ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। आप मारते हो? हाँ, पूरा बिना मारे छोड़ ही नहीं सकते। इंसान जो होता है जब तक पीटे, मार से भूत भाग जाता है। अरे तो जो दिल्ली बम्बई के स्कूल है, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और फलाना ढिमकाना अब तो चलता है, पेरेंट्स को भी अलाउड नहीं है। आजकल तो बड़ा चलता है। हम लोग जब पढ़े हैं तो हम लोग कूटे गए हैं, कबो पीछे मारते थे, कबो पीठ पर सर झुका के धपा धप मारते थे, ये सब चलता था। अब नई पीढ़ी बड़ी सॉफ्ट हो गया, सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब। कोई जब पीटना चालू करते हैं निर्जीव समझ के पीटते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी मुकदमा लड़ लेगा आदमी, ठीक है वो, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे। तो पिटाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या जरूरी? भारत का कितना बड़का क्रिमिनल है उसको भेजिए सऊदी अरब, सीधा हो जाता है। सही बात है, क्या मार के उनका व्यवस्था कर देगा। हाँ, तो पिटाई कितना जरूरी है सर? बहुत जरूरी है। नहीं पीटिएगा तो अच्छा, एक बात बताइए, इनाम क्यों जरूरी है? प्रोत्साहन देने के लिए। तो सजा भी जरूरी है, मन बढ़ई को रोकने के लिए। यहाँ पे फिर इनामों बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम देखें ना, एक से एक उदंड बच्चा आता है सब। हाँ, एक से एक उदंड, बिना पीटे संभल में नहीं करता है सब। आखिरी बार कब कूटे थे और कैसे कूटे थे, वो थोड़ा बताओ ना। कौन वाला मार? जैसे एक तो होता था हमारे टाइम में कि यहाँ पेंसिल लग के दबा देना, एक होता था मुंडी पकड़ के झुका के कूट देना, एक पीछे मारना ताकि लाल रहे, दिखाई ना पड़े। फ्राइडे के दिन पीटे थे। कैसे, कौन से वाला पिटाई? होता है सब वहाँ पे। पढ़ाने के टाइम पे अब बदमाशी करेगा, जो टॉपिक पूछेंगे नहीं बताएगा तो थूरेंगे उसको। इतना मेहनत से पढ़ाए का है, या तो बिजनेस करने में चले जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सही बात है भाई। तो थूर देते हैं आदमी। उस डिसिप्लिन डर बनाने के लिए जरूरी है। अब बताइए, एक आदमी डेली 30-40 हज़ार बच्चे आए, 50 हज़ार बच्चे आए, आप नहीं पीटिएगा तो मन बढ़ जाएगा उनसे। उनको पता होता है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। सही बात। अच्छा, आपकी कोचिंग को लेकर एक बड़ी चर्चा चलती है। जब मैं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर आया था और बड़े सारे बच्चे मिले, और आप भी कह रहे हैं गरीबों का पढ़ाते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है। हमारे यहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में। अब महीना का जोड़ लीजिए उसको। हाँ, कितना रुपया आएगा? मतलब बहुत। महीना का एक ऐसा बैच है जैसे मैप पढ़ेगा, वो 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। कहीं बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, कहीं बैठ जाओ, यहाँ पे 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैप पढ़ के चल जाता है। एक अब किसी को
एक बच्चा आया था वहाँ पे, अभी PCS का एग्जाम होता है उसमें, 4,500 रुपये दे के SDM बन गया। कह रहा है कि सर हम तो इतना सस्ता में हो गया, कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आया JEE में, अभी उसको IIT कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है कि सर जानते हैं जब पटना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला GST मांग रहा था ना उतना तो आपका पूरा फीस था। और आज देखिए JEE निकाल लिया, JEE मेन एडवांस दोनों। तो ये इसके मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या, गरीब दे के करना है या सबका यही फीस है? सबका यही फीस है। हम फीस नहीं, गुरु दक्षिणा होना चाहिए। अब हमारा पूरा ज़्यादातर कुछ टीचर लोग भी हमको इस वजह से नाराज़गी रहती है उनकी भी। अब वो खुल के नहीं बोल सकते हैं कि हमसे मेन नाराज़गी किस वजह से है, यही फीस के वजह से, लेकिन दबो पाँव में उनको भी ये नाराज़गी रहती है कि यही ख़राब किए हुए हैं सब कुछ। नहीं तो आज हम लोग बहुत पैसा कमाए रहते। हमारा कहना है ना कमाएम ना कमाए देम। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके यहाँ से, एक साल में अगर अनुमानन बताना हो? नहीं बता पाएंगे हम, बहुत ज़्यादा। 15 मिलियन एप्लीकेशन पे हैं जो मतलब क्या वेटिंग में चलता है आपका? ऑनलाइन जो पढ़ाई अच्छा, 15 मिलियन। ओके। तो उसके एप्लीकेशन पे 15 मिलियन है। उस पर एक बच्चा कहीं 2 बैच लिया होता है। कहीं जैसे कोई यूपी PCS भी पढ़ रहा है, UPSC भी पढ़ रहा है, ऐसे भी होते हैं सब बहुत सारे बच्चे। और ये ऑफलाइन में, क्योंकि 4-5 साल लड़का तो हम ही देखे थे जब, तो आप गए किए थे। वो एक टाइम पे 5,000 बच्चा रहता है सर, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अब जोड़ लीजिए, कभी भी क्लास खाली नहीं हो सकता है। एट ए टाइम हर घंटे 5,000 बच्चे हैं। अगर 10 घंटे भी क्लास चला, मिनिमम 10 घंटा क्लास चलता है, मतलब एवरेज 12 घंटा क्लास चलता है, लेकिन हम मिनिमम मानते 10 घंटा भी क्लास चला तो 5 में 10,000, 5,000 एक घंटे में आते हैं, मतलब 50,000। तो कोई कहा नहीं आसपास में कि खान साहब का इतना मतलब इतना बड़ा बैच हो गया है कि एवरेज फीस कर लो, थोड़ा घर परिवार भी बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा? अब जैसे शादी वादी हो गई है, आए तो होंगे कुछ 2-4 बुद्धिमान लोग कि थोड़ा रेट बढ़ा दो, मार्केट में बगल वाले टीचर भी खुश रहेंगे, आप भी कमाओगे, थोड़ा घर बड़ा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा होगा, गाड़ी जो है थोड़ी महंगी हो जाएगी। महंगी गाड़ी के चक्कर में हो सके तो किसी की यहाँ मोटरसाइकिलों ना खरीदा पाए। तो हमारे पास जो है, हम खुश हैं उससे, लेकिन मेन है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जब रिजल्ट आया था तो कोई चाय बेचता था, किसी के पिताजी रो के कह रहे हैं कि हम फल बेचते थे, हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरी बेटी का नौकरी हो जाएगा, मेरी बेटी अधिकारी बन जाएगी। ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाए वहाँ पे। एक बच्चा था, अभी उसका बिहार पुलिस में हुआ है, वो उसका ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम कह रहे गधा कहीं का, जब तुमको पता है कि मेडिकल होने वाला है, तुम्हारा दौड़ है, तो तुम फ्रैक्चर कैसे कर लिया? तो साइड में ले गया, कह रहा है कि सर जानते हैं हम लोग बड़ जात के हैं। तो हम कहे इससे क्या मतलब है? कहा सर छोट मोट काम हम लोग करेंगे ना तो गाँव वाला और सुनाएगा हम लोग को कि देखो हाई जात के होकर हाई काम करता ना। लेकिन हकीकत में सर ट्रक से ना हम लोग सामान उतारते थे, तो मालिक कभी कभी 2 को ट्रकवा जाएगी ना, तो मालिक गरियाने लगता था, जल्दी उतार। तो मुँह पे गमछा बांध के हम लोग उतारते थे लोग यहाँ पे, और वही में जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा हाथ क्रैक हो गया। इस टाइप के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। कोई मतलब ये वैसा वाला नहीं आता कि आए अमीर, कोई मना थोड़ी, अमीर से कोई दुश्मनी नहीं है। बड़े कुछ BMW कोई आ रहा है ना, ये सब तो हमने अब कुछ आ जाएगा उतना 50,000 लेकिन के बीच में BMW वाला कितने कुछ आ जाएगा पता नहीं चलेगा उसको। वो अच्छा जो BMW से आ रहा है उसको क्या जरूरत है 80-90 हज़ार रुपये की नौकरी? अभी एक हमारे यहाँ एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की के हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं। वो सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पे अंदाज था, जानते हैं सर 80,000 रुपया महीना में धड़ाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी कि जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना कि तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान उसके लिए। देखिए एक चीज़ होता है कि कल को कोई कोचिंग खोल दे कि हम 50 रुपये में पढ़ाएंगे, तो स्टैंडर्ड नहीं ना मेंटेन कर पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग है कि स्टैंडर्ड जिस जगह पे है वहाँ से अगर हम 200 की चीज़ को 2,000 भी करेंगे तो लोग मजबूरी है आएंगे यहाँ। तो उस जगह पे खड़े होकर
आप तब वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वो फेमस कोट है कि हमको बड़ा खराब लगता था जब ये महंगी फीस ली जाती थी, लेकिन एक कहावत कहा जाता था, इफ़ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। तो हमें शुरू से ये बड़े फीस के खिलाफ थे हम लोग। तो हमने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज कर तो मैं इसी सवाल पूछ लेता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है? सिलेबस, टीचर या फिर सिस्टम? तीनों दुविधा है। टीचर अपन बहसबाजी में लगल है कि हम सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घरे रखो। हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप विद्यार्थी के जीवन में क्या चेंजिंग लाए? क्या आप उसकी फीस डाउन कराने में इंडिया लेवल पे योगदान किए? उसको उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाने में योगदान किए कि आपका पढ़ाया हुआ सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है? एक बच्चे को क्या चाहिए? हम कम फीस में पढ़ाएं, आराम से समझा दिए, कितनों गधा है समझ गया, और जो पढ़ाए धाए दे क्वेश्चन आ गया। इससे ज्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, इतना क्वेश्चन आ गया था ना, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर कि इनके यहाँ से पढ़ाए हुए में आ गया। बड़ी दुख हुआ कि एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिलके। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, तो कई बार अजीब सा लगता था, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे कि काहे ऐसा पढ़ाए थे कि आ गया। तो हाँ, मतलब अगर खबर आपके खिलाफ बन गई तो एक धारणा बन जाती है, वो सही है, गलत है, क्या है, कैसी है, उतना तो वो जय भी नहीं, उतना कोई समझता नहीं यहाँ पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे। तो पढ़ा रहा है क्यों आदमी यहाँ पे? उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे? तो हम यही मेन, तो टीचर का यही, इसके सिवा टीचर का क्या काम है? अब कोई कहेगा कि संस्कार सिखाना चाहिए शिक्षा के लिए। ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखल था। हाँ, दुनिया का जितना खतरनाक काम है पढ़े लिखे लोगों ने किया है। सही बात है। माँ बाप के समय जो संस्कार घर से मिलता है वो बहुत जरूरी होता है। एक इंसान का अपना मानवता क्या होती है, वरना स्कूल को प्रोफेसर सब तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अफजल गुरु अनपढ़ बोलिएगा। हाँ, ज्यादातर आतंकवादी जो पढ़ा लिखा जितना बड़ा घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो एक शिक्षक सिस्टम का क्या चीज़ है कि देखिए, एक ज़रूरी चीज़ क्या होती है ना कि एजुकेशन के बदौलत अगर आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाए हैं तो लोग का एजुकेशन से मनोबल टूटेगा, भरोसा टूटेगा। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उनको बच्चों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय दिया जब वो ग्रेजुएशन पे थे। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज़ कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया। बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे ज़िंदगी का सब कुछ छीना। बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है कोई 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए जी। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं कर रहे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ़ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हैं, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है, ये करके दिखाया है। सर, मैं हमारी फील्ड का कह देता हूँ, इस देश के 90% या 95% मीडिया संस्थानों में बच्चे पढ़कर डिग्री लेकर स्पष्ट हिंदी लिखना नहीं सीख पाते। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं तो आप सवाल पूछे कि आपको हिंदी लिखना आता है, वो कहते हैं नहीं। और हम पूछते हैं कि हिंदी पत्रकारिता करने, और ससुर हिंदी नहीं लिख पाते। कह रहे सर किसी ने बताया ही नहीं। अरे हमने कहा अब इससे ना सोचिए क्या वो होगा। ना हिंदी बोलना आता है, ना हिंदी लिखना आता है। आप कह दीजिए गिनती सुना दो, वही बचपन सुने हैं। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में कह दीजिए ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट कह दीजिएगा तो भड़क जाता है। पढ़ाई का मतलब ये थोड़े होता है। काहे नहीं होता है?
क्यों नहीं होता है? फिर एगो एग्जाम्पल देगा, फला आदमी पढ़ा नहीं था तो ये भी कर दिया। भाई पढ़ाई बेसिक चीज़ है, ज़रूरी होती है, लेकिन आप बताइए कोई इंसान पीजी कर लिया है, पीएचडी कर लिया, खाली बैठेगा तो समाज में पढ़ाई के प्रति भरोसा टूटेगा। ट्रू। आज कोई लड़की हम लोग के यहाँ से पढ़ के आती है तो हम लोग उसको, अगर थोड़ा कमियां भी रहती है तो हम लोग विशेष ध्यान दे के उसको आगे बढ़ाते हैं। रीजन क्या है हमें पता है कि अगर ये अधिकारी बन के अपने गांव में गई ना, न जाने कितनी लड़कियां पढ़ के आगे बैठेंगी। लेकिन अगर वही है कि अगर वो खाली हाथ लौटी ना तो उसके ऊपर 20 ठो लोग उंगलियां उठाएंगे कि पढ़ती थोड़ी थी, ये थोड़ी थी, वही थी। हाँ, दिल्ली गई होंगी, पटना गई होंगी, ये कर रही होंगी। उंगलियां उठाने के लिए बहुत लोग हैं इस चीज के लिए। अच्छा, इस देश में सर ये मानते हो आप कि सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल के आसपास आ जाए तो हमारे देश की ग्रोथ और तेज हो सकती है? क्योंकि अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ ना। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है ये चीज़ है। आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर हमको बेहतर करना हो, मान लो हमें एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमको भारत को बेहतर करना है और एजुकेशन से ही सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, आपके हिसाब से इंडिया में क्या चेंजेस होना चाहिए? सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप जब हम कहते हैं इंडिया को बेहतर करना है, यहीं से हम लोग अलग रास्ते पे भटक जाते हैं। इंडियंस को बेहतर कीजिए, इंडियंस को। आप एक इंडियन आदमी, एक गांव का इंसान अपनी बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके घर में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, अगर उसको किसी बढ़िया शादी ब्याह में जाना है तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। गिफ्ट का दौर ऐसा चला गया कि गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। आप जाके देखिए, कोई फल खरीद रहा है तो गरीब घर का आदमी नहीं खरीद सकता है। गरीब का खाना अलग है, अमीर का खाना अलग है। गरीब का हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग है। ये सब चीज़ें चेंज कीजिए, देश अपने से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब इन्हीं देश बदल देंगे लोग। या मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। देश बनता है देशवासियों से। आप उसका चेंज कीजिए। महिलाएं जो हैं उनको कोई आगे बढ़ाने के लिए नहीं, अगर होम इंडस्ट्री चालू हो जाए, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने लगे। आज देखिए हर जिला में अगर सरकार एक बड़ा सा 10 एकड़ का ज़मीन ले ले हर जिला में, कि वो मार्केट में जितनी भी दुकानें रहेंगी वो औरतें ही उस दुकान को चलाएंगी, तो उसमें एक इकोसिस्टम बन जाएगा। उसमें 1000 दुकानें आप खोल दीजिए कि उसमें जेंट्स नहीं चला सकते। तो जो अभी पहली पीढ़ी जा रही है बिजनेस में, वो तो अपनी बेटियों को वहां कर सकते, भाई तुम्हारे लिए अच्छा है एक भी जिला में नहीं है। लड़कियों के लिए कौन सा जिला? हर 5 जिला के बीच में एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विमेंस यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। है नहीं है। देश 47 में कहाँ से डेवलप कर देंगे लोग यहाँ पे। मतलब देश में 10% लोग हैं ऐसे जिन्हें समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन लोकतंत्र चूंकि भीड़ तंत्र हो चुका है, 90% की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। हम देश की बात करेंगे, यहाँ बूढ़ा इंसान, कैल्शियम की कमी, जब आपको लंबे समय तक 20-25 साल तक अगर आपको कैल्शियम की कमी रही है ना, तो बुढ़ापे में शरीर झुक जाएगा। तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में झुका है, नहीं, 20 साल तक बेचारा ने कैल्शियम की कमी झेला है वहाँ पर। औरतें देखिएगा, जो नए गांव वगैरह में किसी की नई शादी हुई है, बेचारे के पास अच्छे भोजन नहीं होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, जिस वजह से उसकी नई बहू आएगी या नए कोई गांव में रहेगी, बेचारा उसका मन नहीं लगेगी, थकी रहेगी, को 4 को सुना देंगे सब कामचोर है, ये है वो है। बूढ़ी औरत है, बेचारा उसके शरीर में कमी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट नहीं है, उसका बदन दर्द करेगा, वो अपनी बहू को खोजेगी, ये बहू पैर दबाओ। अरे यार उसका इलाज करा दे भाई। पैर दबाना एक संस्कार है, चलिए भैया, लोग शौक से दबा देते हैं। हम लोग भी आज भी जाते हैं, मम्मी सोई भी रहती है तो दोबारा से दबा देते हैं, चलिए यहाँ पर। लेकिन बताइए, आप कहिएगा कि देश पढ़ने को, वो कहाँ जाएगा बेचारा? कितने भयानक लेवल तक गरीबी है आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कोई कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है?
मतलब समझिए, उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो VIP गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था, कोई फर्क नहीं था। जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उन्हें लगता था वहाँ रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन न ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट ना दे, कोई तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा। दूध का जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। अभी सर हम छोटे थे अपने गांव, तुम देखे थे कि उनका खाना अलग लगता था, ये चीजें अलग थी। आप बात करते हैं 47 में देश बदलने के लिए, आप जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर आप भूल जाइएगा 47 देश की आप गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं। कोई अंबानी बने या ना बने, लेकिन हर घर में कम से कम 40-50 हज़ार की नौकरी हो। बट अब तो प्रायोरिटीज अलग है ना, जैसे कहा था कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आप जॉब दीजिए। मैं ज़्यादातर जितने कई सारे मुख्यमंत्रियों का मैंने पॉडकास्ट किया और मैं बार बार पूछता था सरकारी नौकरी को लेकर, तो उन्होंने कहा देखो सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं आबादी के हिसाब से, हम चाहते हैं जिसका जो टैलेंट है उधर अपना एक्सपेरिमेंट करो और उधर नौकरी देना शुरू करो। इंडिपेंडेंट स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब भाषण देता है सभी सब, ये सब एक समय के भाषण देना चालू करता है सब। कोई सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूंजी चाहिए। गांव का आदमी 2 भैंस रखा है, बेचारा 2 भैंस में परेशान है। एगो भैंस दूध दे रही है, एगो बिसुक गई है, एगो बीमार पड़ गई है, एगो ही पड़ल है, परेशान है। अगर आप उसको पूंजी दे दीजिए बैंक से, अगर बैंक उसे फाइनेंस कर दे, 10 लाख रुपए दे दे, 2 के जगह 20 भैंस लाएगा, 20 भैंस लाएगा। आप भाषणबाजी बंद कर दीजिए, उसकी स्थिति सही हो जाएगी। ना उसको कॉलेज, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई केस स्टडी, ना कुछ। 2 से 20 भैंस आने के बाद वो सही हो जाएगा। अगले साल 2 साल 3 साल के बाद 20 भैंस से 50 भैंस पे चल जाएगा। फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा उसको। निकल दिया वो, निकल दिया। जो यूं खेल होता है, भाषण सिखाते हैं। आप किसी को बेवकूफ बनाना है ना, तो उसे कहिए कि शिक्षा बहुत जरूरी, ये वो जरूरी, भाषणबाजी मत करो। कोई होटल में काम कर रहा है ना, प्लेट उठा रहा है यहाँ पे, जो खाना बना रहा है वो जिंदगी भर खाने बनाते रह जाएगा। पैसा दीजिए, अपना होटल चलाएगा। पूंजी कहाँ से लाएंगे? पूंजी भाषण तो दे के चल जाएंगे मुख्यमंत्री लोग कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते। सब मांग रहा है नौकरी आपसे, जिस दिन सब लोग नौकरी मांग देगा भाग जाएंगे लोग। यहाँ पे सब मांगा है नौकरी। मैं एक चीज और फ्रेम करने समझने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारी आबादी 140 करोड़ है। जैसे दुनिया के वो देश जो फ्री एजुकेशन देते हैं या फ्री हेल्थ की बात करते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है। जहां पर कैपिटा व्यक्ति पर खर्चा ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आती है, वहां पर लोग बहुत कम है। गाड़ियां वहां जब लोग बाहर जाते हैं, जैसे मेरे एक कजिन बाहर गए तो मुझसे कहे मेरा भारत लौटने का मन नहीं होता। हमें कहे कि वहां पर हर इंडिविजुअल का ख्याल रखाता है, वहां जो दवाइयों की प्रीमियम क्वालिटी होती है वो मिलती, तुम्हारे यहाँ छट छांट के आती है, तुम्हारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। इंडिया बड़ी बातें उन्होंने मुझसे कही जो मुझे बड़ी नकारात्मक और गुस्से वाली लग रही थी। और कुल मिलाकर मूल वजह वो आबादी को मान रहे थे। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस देश को कैसे उठा सकते? पहली बात ये बताइए, जो आबादी है उसको मार के खत्म तो नहीं कीजिएगा। नहीं कर सकते, थैनोस वाला काम तो नहीं कर सकते हैं कि खत्म कर दें एवेंजर्स वाला। दूसरा, हम आपको कहते हैं कि काम करते हैं, आपके यहाँ हम ना 25 ठो एकदम खराब ट्रक भेज देते हैं, कोनो काम का नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ रखें। लेकिन 25 का 25 बढ़िया ट्रक देते हैं, तो क्या कहिएगा, ढेर ट्रक हो गया है, दिक्कत है बहुत। पैसा अच्छा आएगा, रखेंगे, धकाधक पैसा आएगा, मजा काटेंगे। तो 140 करोड़ आदमी को जब आप जनसंख्या के तौर पे देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जिस दिन वो आपको वर्क फोर्स दिखने लगेगा, जिस दिन आपको वो दिखने लगेगा कि स्किल्ड है, वो दिखने, तब बोझ नहीं बनेगा वो। आपने उसको सिखाया क्या? आपको पता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं। ग्रेजुएशन करके 50,000 का नौकरी ना कमा पाएगा, इसलिए आपको जनसंख्या बोझ लगती है। चाइना की बात तो जनसंख्या थी, उसने बोझ कैसे लगने दिया? यहाँ एजुकेशन से स्किल सिस्टम को चालू किया वहाँ पे। आज हर इंसान स्किल करने लगेगा, भात दाल बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में पूछता हूँ सर, चाइना ने क्या ऐसा किया कि उसकी आबादी उसके लिए एसेट हो गई और हमारी आबादी आज भी हमें बोझ लगती है हर चीज में? पहला वहाँ पे एक जो डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये करना है मतलब ये करना है, और हर इंसान अपने काम पे फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ हर इंसान अपने पड़ोसी के हिसाब से काम कर रहा है। खान सर की कोचिंग में क्या चल रहा है? पड़ोसी के यहाँ जलन। खान सर की शादी में कौन आया? खान सर की मेहरारू फोटो काहे नहीं दिख रहा? खान सर कंघी काहे ऐसे करते हैं? खान सर का बुसट का रंगी काहे है? ये चीज़ें चाइना में ये सब नहीं होता। वो इंसान अपना वर्क कर रहे होते हैं। और वहाँ सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, कि मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं है। जैसे अपने यहाँ ना, अगर आप कोई ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री लाए हैं, घर प्लास्टर कर रहा है, अगर कोई महिला आ जाएगी ना तो आप चौंक के देखो, अरे ये कहाँ से चला? क्यों नहीं कर सकती भैया? आप अपने जेब में एक 5 किलो का 2 किलो का ताला लेके घूम दीजिएगा, 3 मोबाइल रख के जेब में देख लीजिए, ऑकवर्ड लगने लगेगा। 3 मोबाइल ले लिए हैं आप। वो 3 किलो का बच्चा लेके पेट में 9 महीने तक रही है, और उस महिला को आप ये कर रहे हैं।
क्योंकि हम लोगों ने ना अजीब माइंडसेट बना लिया। देखा नहीं ना सर, देखे नहीं है यहाँ पे। हमको पंकज त्रिपाठी मिले थे, पॉडकास्ट कर रहे थे हम, तो वो हमसे कहे कि जब पहली बार दिल्ली आया उस लड़की सुट्टा पी रही थी, मैं सकपका गया, मैं कह हे रहा हूँ ये सुट्टा पी रही है, कहे मुझे अभी तो गलत है। फिर कहे तो मैंने कहा अब मेरे गांव वालों से मेरा नहीं पड़ता। मैंने क्यों? बोले हमारा माइंडसेट अलग हो गया, मुझे सुट्टा पीने से भी दिक्कत है, लेकिन लड़कियों के इसलिए दिक्कत नहीं कि वो लड़की है, इसलिए दिक्कत है सेहत के लिए खराब है, लेकिन लड़की पी रही है अब उस बात से दिक्कत नहीं है। पहली बार जब मैं निकला तो मैंने कहा हे राम, ये कैसे पी सकती है रे, ये तो कच्चा पेन घूम रही है, और बड़े मासूमियत से उन्होंने समझाया मुझे। तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन या बेहतर कल्चर से चीजें बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर वही हरात भी गान निकलेगा। देखिए चाइना जो है ना स्किल पे बहुत आगे वर्क करने के, आपको यहाँ पे ऐसा दुनिया कोई घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता वहाँ पे। अब चाइना का हर चीज़ है, तो वहाँ तक सोच रहा है चाइना। तो प्रोडक्शन चीज़ें करिए जो जहाँ जो चीज़ें हैं। अब आप एक सिंपल सा चीज़ बताते हैं, चाइना वाले जो हैं सब बहुत सारी चीज़ का मतलब डंप, जैसे चाइना ने इस पे टेरिफ लगाया, अमेरिका ने चाइना पे टेरिफ लगाया, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अफ्रीका में ले जाकर पलट देगा यहाँ पे। लेकिन एक छोटा बिजनेसमैन कहता है कि हमारे पास मार्केट कहाँ है? आपके बगल में नेपाल है, भर दीजिए। बगल में तो नेपाल है, यहाँ पे भर सकते हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, नहीं भर पा रहे हैं हम लोग। ये एक बड़ी समस्या है, हमारा सबसे लड़ाई भी चल रहा है आजकल। तो खैर ये तो एक इंटरनेशनल इशू हो जाता है, लेकिन एक बिजनेस व्यापार के लिए तो जरूरी है। अच्छा, बॉयकॉट पाकिस्तान हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को चाइना हथियार देता है। पाकिस्तान में ये भी खबर आई थी कि वहां अंदर चाइना बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हमारे देश में हम चाइना के लिए गुस्सा क्यों नहीं दिखाते? हमारे देश में राजनीति और धर्म ज्यादा हावी है। लोग भी तो नहीं दिखाते, जैसे हम ही लोग थे पाकिस्तान में खूब गरियाए, तो बात भी तो माइंडसेट, चाइना को लेके नहीं गरियाए हम लोग। माइंडसेट भी तो है कि हम राजनीति और धर्म को ज्यादा वरीयता देते हैं, इसलिए क्योंकि मुसलमान वहां है, बस इसीलिए नहीं। मतलब हम लोग क्या राजनीतिक वो जो समीकरण हो गया, क्योंकि उसका जो पाकिस्तान जिस नींव पे बनाया गया था ना, वो नींव ही धार्मिक मामला था, यही तो गड़बड़ गया था ना। अगर हमसे कोई विवाद रहता तो जाता, अगर कोई हम उसका ख्याल नहीं रखते तो हमको समझ में आता हमने कुछ नहीं किया उसका, हमने उसका कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, और वो चला गया यहाँ से। और सबसे बड़ा तो हम दोष देते हैं उस समय के तत्काल नेताओं पे, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान अलग है। बट जैसे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने आपका भी एक स्टेटमेंट सुना था कि गांधी जी दुबले पतले थे, उनको मार दे, जिन्नक मार देना चाहिए था। बहुत सारे उस पर बवाल भी काफ़ी मचा, खूब कांड हुआ ट्विटर पे, सब नेता नेताड़ी अपना राय दिए। लेकिन सर उस दौर में जब मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ तो दिखता हूँ कि जैसे जवाहरलाल नेहरू का था कि उन्हें नहीं अलग करना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग मरने लगे, और जिन्ना साहब जो है वो मरवाए ही जा रहे थे, जानबूझ के बवाल काटे जा रहे थे। बंगाल में आग लगवा दिए, पंजाब में आग लगवा दिए, कि हजारों लोग मरने लगे। तो ये हुआ कि मरते 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 अब क्या तो लोगों को मरते देखो, या इस फसाद को परमानेंट खत्म करें, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जितना मैंने पढ़ा लिखा समझा। तो क्या वो रोका जा सकता था पार्टीशन? जिन्ना अगर नहीं रहता तो कौन पार्टीशन कर सकता था, ये बताइए? लियाकत अली नहीं, उनकी शायद उतनी हैसियत ही नहीं थी। जब देश पाकिस्तान बन गया ना, तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमने पाकिस्तान बना लिया, तो जिन्ना ने भरे मन से डांटा था, कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग के बस के बाहर की थी, वो मैं था जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया था। एक जिन्ना मार दिया रहता, काम खत्म हो गया रहता। बट जैसे यही बात आपने कहा, एक जिन्ना मार दिए होते। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल एक अलग तरीके की बात होने लगी। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान का प्रेम करने लगे हैं, और कई बार झंडा उठा लेते हैं, नारा लगा देते हैं। तो इन सबको बढ़िया से थुराई नहीं होता है, बढ़िया से थूर दें लोग, सब शांत हो जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास कश्मीर है, अब जाके थोड़ा कम हुआ है, वरना कश्मीर में भी बिल्कुल यही हाल था एक टाइम पे। अब तो इस बार का मैं गया, घूमा टहला, बहुत अलग लगा, मुझे महसूस हो रहा था। बट 15-20 साल पहले जो किस्सा हम सुनते थे, उनका भी अलग कहानी था। ये तो हमारे पास था, शुरू से ना डिस्प्यूटेड रह गया यहाँ पे, जनरल बूचर की वजह से। अगेन वहाँ पे उसने कबायली उसको घुसा दिया। आज हरी सिंह को तो आप कोई दोषी नहीं देता है, अब किसी से कहिए तो कश्मीर इशू में उठा देते हैं। मेन हरी सिंह तो आग लगा के चल गए, कोई पूछता है? उनको अपना धुन था कि हम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बनेंगे, कबाड़ बन गए भाई। हरी सिंह ने क्या आग लगा के रख दिया था? जब सब कुछ खो दिए तो आए आप हमारे पास। हम तो उनका देख रहे थे, उनका पूरा सिक्का उक्का देख रहे थे, कहीं इंटरनेट आया था सोशल मीडिया पे, तो उनके सिक्के में तो पूरा तिब्बत सब उनके पास था।
और पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तिब्बत का भी बहुत इलाका सब पूरा उनके एरिया पास सब था। उनके पास, उनको वही धुन, दुनिया पलट रही थी तो अपने हाथे से बाहर निकल के नहीं देखे थे। जब निकले तो पता चला हमारे 4 गो रिश्तेदारों को पाकिस्तानी उठा ले गए सब। तब आके हरि सिंह भागे भागे आके साइन किए थे। ये पहले साइन कर दिए रहते, कश्मीर का इशू नहीं हुआ रहता। कश्मीर के इशू को कैसे देखते हो? अभी जो टैकल किया गया 370 हटाया, आपका क्या आकलन है? बेहतर हुआ? 370 हटाना बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको साथ में 2 अलग अलग स्टेट कर दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बेहतर डिसीजन है। कई, अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू वाले जो है वो पिसते रहते हैं, सीटों की संख्या कम होती है, बवाल सारा कश्मीर में होता है। आपका क्या टेक है इस पे? जम्मू कश्मीर एक साथ रहना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना मैंने देखा है, दोनों में बहुत सौहार्द भी नहीं है, बहुत कम है। इधर वाले उधर को घरी आते हैं, उधर वाले इधर घरी आते हैं। बहुत छोटा हो जाता है फिर, क्योंकि अगर फिर जम्मू बनाते तो इतना एकदम छोटा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सर्वे करा ले, क्योंकि ये तो चीज़ें बैठ के 2 मिनट की चीज़ें नहीं है। आपका बिहार बड़ा, हम बड़े वाले बिहार पे आते हैं। बिहार को जब कोई बीमारू राज्य कहता है तो खान सर को गुस्सा आता है? नहीं, देखिए अब गुस्सा की बात क्या है कि आप चीज कैसे कीजिएगा। हम लोग के यहाँ पे हर चीज़ के लिए बाहर जाना है, बढ़िया इलाज करना है तो भी बाहर जाना है, बढ़िया पढ़ाई करना है तो भी जाना है, बिजनेस करना है तो भी बाहर जाना है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये इस वजह से अब सुनते सुनते आदत हो गया है। तो क्यों ऐसा है? आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? सुने? सब था, लेकिन कब था? 2000 साल पहले। हाँ, इतना पहले 2000 साल पहले था। पिछले